हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और मेरी वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित हो रही होंगी। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2015 का मेंस का यूपीएससी का जर्नल स्टडी पेपर 1। जो इसकी अधिकतम जो इसके मार्क्स दे रखे हैं वो 250 मार्क्स का आएगा और 3 घंटे का समय रहेगा। प्रश्न जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे और 20 प्रश्न रहेंगे। आपने देखा था इससे पहले वाली वीडियो जो 2014 की वीडियो थी, मतलब 2014 का जो एग्ज़ाम था GS1 पेपर, उसमें 25 प्रश्न पूछे गए थे। लेकिन फिर उसके बाद 2015 से 20 प्रश्न कर दिए गए थे और जो शब्द लिमिट थी वो भी कम कर दी गई थी, 150 और 250 के बीच में कर दी गई थी। तो दोस्तों, क्योंकि यूपीएससी का देखिए बहुत तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और मतलब होड़ा-हाड़ी में देखकर बोलते हैं कि हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है। लेकिन यूपीएससी में भी डिवाइडेशन होता है कि आपको असिस्टेंट कमांडेंट की करनी है या आपको आईएएस की करनी है या फिर आपको आईपीएस, आईएफएस की करनी है या फिर आपको ईपीएफओ की करनी है। तो बहुत सारी डिवाइडेशन है, प्लीज़ इसमें कंफ्यूज ना हुआ करें आप लोग। क्योंकि कन्फ्यूज़न यूपीएससी कन्फ्यूज़न में क्रैक नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको पूरा पता होना चाहिए कि यूपीएससी कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो हम बिना देरी किए पढ़ लेते हैं, अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो, 200 शब्दों के हैं सारे क्वेश्चन। 2015 तक 200 शब्दों के ही थे सारे और इससे एक भी शब्द आपका बाहर नहीं होना चाहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि भारत की प्राचीन सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताओं से इस बात में भिन्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराएं आज तक भंग हुए बिना परिरक्षित की गई हैं। टिप्पणी करनी है इस पे। देखो, टिप्पणी का मतलब होता है कमेंट करना है। यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर किसी को आपको सिर्फ डिफाइन करना है, परिभाषित करना है और कुछ नहीं। उसके बाद पूछ रहा है कि भारत की मध्य पाषाण शिला कला न केवल उस काल के सांस्कृतिक जीवन को बल्कि आधुनिक चित्रकला से तुलनीय परिष्कृत सौंदर्य बोध को भी प्रतिबिंबित करती है। इस टिप्पणी का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। देखिए, मैंने आपको बताया समालोचनात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है आपको आलोचना के साथ साथ समालोचना भी करनी है, यानी अच्छे पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इफेक्ट आपको बताने हैं। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ आलोचना आप कर दें और फिर उसके बाद मूल्यांकन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी के बिना भारत की स्वतंत्रता की उपलब्धि कितनी भिन्न हुई होती, चर्चा कीजिए। अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो क्या भारत स्वतंत्र हो पाता, या होता तो फिर कैसा होता? तो यहाँ पर आपको चर्चा करनी है, डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान सा है। आपको पता ही है कि गांधी जी ने जो ठंडा पड़ गया था स्वतंत्रता आंदोलन, उसको गांधी जी ने ही फिर ज्वाला दी थी, ऐसा बुकों में लिखा हुआ है। नंबर 4 जो है वो कह रहा है कि अपसारी उपागमों और रणनीतियों के होने के बावजूद महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर का दलितों की बेहतरी का एक समान लक्ष्य था। यानी दलितों को लेकर दोनों ही जो है, दोनों की जो अपसारी उपागम है, रणनीतियाँ दोनों की एक सी थी। यहाँ पर आपको ये इनका लक्ष्य बताना है, स्पष्ट करना है लक्ष्य के बारे में। अब जो 5वां क्वेश्चन है वो कह रहा है स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा केवल 3 साल में तैयार करने के ऐतिहासिक कार्य को पूर्ण करना संविधान सभा के लिए कठिन होता यदि उनके पास भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्राप्त अनुभव नहीं होता। तो यहाँ आपको चर्चा करनी है, डिस्कस करना है, आपको बताना है कि 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, क्योंकि 1935 का जो टाइम था तब भी हम गुलाम थे। तो गुलाम थे का मतलब हम अंग्रेज़ों के उसमें थे, जी रहे थे, रह रहे थे। तो उस टाइम उनका 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, उससे हमारे संविधान को बनने में बहुत हेल्पफुल रहा था वो। तो यहाँ पर आपको बताना है। अब जो 6 नंबर का बोल रहा है वो कह रहा है क्या कारण था कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही घटी? औद्योगिकरण के दौरान वहाँ के लोगों की जीवन गुणवत्ता पर चर्चा कीजिए। भारत में वर्तमान में जीवन गुणवत्ता के साथ वो किस प्रकार तुलनीय है? देखो, आपको यहाँ पर 3 चीज़ों के बारे में बात करनी है कि एक तो कारण बताना है कि इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, और दूसरा, जब औद्योगिक क्रांति वहाँ पर हो रही थी तो लोग कैसे जीवन जी रहे थे, और तीसरा कि भारत के साथ आज की जो जीवन गुणवत्ता है उसके साथ आपको उसको कंपैरेटिव करना है, तुलना करनी है। तो 3 आपको, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसको अंडरलाइन कर लिया कीजिए जब आप लिखते हैं क्वेश्चन को, ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन के अंदर आंसर में देना क्या क्या है हमें। 7वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सीमा तक जर्मनी को 2 विश्व युद्धों का कारण बनने का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, समालोचनात्मक चर्चा कीजिए। देखो, दोनों विश्व युद्ध का जो कारण था वो जर्मनी ही था। भारत में विविधता के किन्हीं 4 सांस्कृतिक तत्वों का वर्णन कीजिए और एक
राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में उनके आपेक्षिक महत्व का मूल्य निर्धारण करना है। देखो, महत्व का मूल्य बताना है आपको यहाँ पर। समालोचना पूर्वक परीक्षण कीजिए कि क्या बढ़ती हुई जनसंख्या निर्धनता का मुख्य कारण है या कि निर्धनता जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। यहाँ पर आपको बताना है कि जनसंख्या निर्धनता का कारण है या फिर निर्धनता जनसंख्या वृद्धि का कारण है। तो आसानी से यहाँ पर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। आप उन आंकड़ों को किस प्रकार स्पष्ट करते हैं जो दर्शाते हैं कि भारत में जनजातीय लिंगानुपात अनुसूचित जातियों के बीच लिंगानुपात के मुकाबले महिलाओं के अधिक अनुकूल है। तो ये भी आ सकते हैं। अब आपसे कह रहा है 11वां क्वेश्चन, पिछले 4 दशकों में भारत के भीतर और भारत के बाहर श्रमिक प्रवसन की प्रवृत्तियों में परिवर्तनों पर चर्चा करनी है आपको। यहाँ पर जो लोग यहाँ से प्रवर्तन कर गए हैं श्रमिक, भारत में महिलाओं पर वैश्वीकरण के सकारात्मक नकारात्मक प्रभावों पर चर्चा करनी है। वैश्वीकरण के बारे में आपको बात करनी है, ग्लोबलाइजेशन पर। उस मुद्दे पर चर्चा कीजिए कि क्या और किस प्रकार दलित प्रख्यान आदर्शन के समकालीन आंदोलन जाति विनाश की दिशा में कार्य करते हैं। तो दलित के ऊपर यहाँ पर बात करनी है। अब आपसे कह रहा है कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के उत्तरदायी कारकों को स्पष्ट कीजिए। वे प्रादेशिक जलवायु, समुद्री जीवन और नौचालन को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। यानी महासागर में जो धाराएं उठती हैं उसके कारण आपको यहाँ पर बताने हैं। मुंबई, दिल्ली और कोलकाता देश के 3 विराट नगर हैं, परंतु दिल्ली में वायु प्रदूषण अन्य 2 नगरों की तुलना में कहीं अधिक गंभीर समस्या है। इसका क्या कारण है? तो ये भी आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो आपका दिल्ली में ही रहता है। भारत अलवण जल यानी कि फ्रेश वाटर संसाधनों से सुसंपन्न है। समालोचना पूर्वक परीक्षण कीजिए कि क्या कारण है कि भारत इसके बावजूद जलाभाव से ग्रसित है। देखो, जलाभाव बताना है भारत के अंदर, जबकि अलवण जल यहाँ पर सबसे ज्यादा है। पर्यटन की प्रोन्नति के कारण जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के राज्य अपनी पारिस्थितिक वहन क्षमता की सीमाओं तक पहुंच रहे हैं। समालोचनात्मक मूल्यांकन आपको यहाँ पर करना है। पॉजिटिव बातें आलोचना भी करनी है, पॉजिटिव भी बोलना है। आप कहाँ तक सहमत हैं कि मानवीकारी दृश्य भूमियों के कारण भारतीय मानसून के आचरण में परिवर्तन होता रहा है? चर्चा कीजिए। देखिए, मानसून जो बदलता है, जलवायु बदलती है, उसमें हमारे मानवीकरण कारण भी बहुत हद तक जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पर आपको अब चर्चा करके सहमति दिखानी है। भारत में स्मार्ट नगर स्मार्ट गांव के बिना जीवित नहीं रह सकते। ग्रामीण नगरीय एकीकरण की पृष्ठभूमि में इस कथन पर चर्चा कीजिए। देखो, यहाँ पर आपको बात करनी है, भारत में स्मार्ट नगर स्मार्ट गांव के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। पर देखो, स्मार्ट नगर बनाए जा रहे हैं, लेकिन स्मार्ट जब तक गाँव को स्मार्ट नहीं किया जाएगा, नगर स्मार्ट नहीं हो सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उत्तर ध्रुव सागर में तेल की खोज के क्या आर्थिक महत्व हैं और उसके संभव पर्यावरणीय परिणाम क्या होंगे? तो पर्यावरणीय परिणाम आपको बताने हैं। और उत्तर ध्रुव सागर में तेल की खोज की जा चुकी है, तो इससे आर्थिक महत्व मतलब जो हमारा आर्थिक है, इकोनॉमिकल है, फाइनेंस जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी बढ़ेगी। तो क्वेश्चन पेपर जो है वो तो बहुत अच्छे हैं, बस अगर आप इसको 2-2 3-3 बार पढ़ लेंगे, एक बार आप वीडियो देख लेंगे, ऊपर से आप जब इसको लिख के उसके बाद अगर जैसे 2023 में आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।